हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि अभी मैं आप सब लोगों के लिए क्लास 12th मैथ्स का ऑल चैप्टर का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का सीरीज चला रहा था, जिसमें कि आपको हम याद दिला दे ये आप लोग का लास्ट डे होगा, यानी कि आपका डे नंबर 14 होगा, यानी कि 14 होगा। और जो भी क्लास 12th वाले हैं, खास करके 2023 में एग्जाम देने वाले हैं, खास करके उनके लिए ये सीरीज चलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग का फॉर्मूला का लास्ट डे ही होगा। इससे पहले हम सारा आपको बता ही दिए हैं। तो आज आपको बता दें कि प्रोबेबिलिटी आज हम आपको बताने वाले हैं, यानी कि चैप्टर नंबर आप लोग का 13 होगा। ठीक है, तो आज आप लोग का फॉर्मूला का सीरीज समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर हम आपको बता दें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सिर्फ फॉर्मूला का जो क्वेश्चन होगा वो आपको सीरीज में लेकर आएंगे। ठीक है, टेस्ट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद 2 नंबर वाला और उसके बाद 5 नंबर वाला टेस्ट भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज हम आपको प्रोबेबिलिटी बताने वाले हैं, पूरा डिटेल्स में समझेंगे। उससे पहले सब लोग एक बार जल्दी से लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें प्रायिकता, जैसा कि आपको पता ही है कि कुछ बेसिक 9th 10th से ही आप लोग सीखे होंगे। तो फिलहाल आपको हम 10th में ले चलते हैं। तो देखिए 10th में आप लोग बेसिक थोड़ा सा जानकारी आप लोग को होना चाहिए। कुछ 11th का भी कुछ फॉर्मूला है जो कॉमन आप लोग को ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला भी अगर आप पूरा बढ़िया से याद रखते हैं, पूरा देख लेते हैं, तो समझिए कि 4-5 को क्वेश्चन जो आता है आप फॉर्मूला से जल्दी में बना पाएंगे। ठीक है, तो देखिए आपको बता दें कि सबसे पहले शुरू में जानते ही हैं, एस को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस, यानी कि प्रतिदर्श समष्टि बोलते हैं। ये प्रतिदर्श समष्टि होता क्या है, जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो आउटकम्स होता है जो भी, उसको हम लोग सैंपल स्पेस यानी प्रतिदर्श समष्टि के नाम से जानते हैं। इसमें कुछ ई जो है इवेंट बोलते हैं, यानी कि घटना होता है। जो आपको चाहिए उसमें से उसको हम लोग इवेंट यानी कि घटना बोलते हैं। और तब हम आपको बताए थे कि 10वां क्लास में भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मतलब ई बराबर क्या होता है, एनी बटा एनएस। एक बार आपसे ये डायरेक्ट जो है फॉर्मूला भी पूछा गया था, ये वाला हूबहू ये 10th का ही फॉर्मूला है, लेकिन आपको 12th में भी एक बार पूछ दिया। क्वेश्चन बैंक अगर आप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। जहां पर याद रखेंगे नंबर ऑफ इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि नीचे 0 हो जाएगा तो अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आपको यह भी पता होगा नोट की प्रायिकता का मान कहां से कहां तक होता है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, प्रायिकता का मान कहां से कहां तक होता है। जल्दी से सब लोग कमेंट करके बताइए। जल्दी से 10 सेकंड के अंदर आप लोग को बता देना है कि प्रायिकता का मान कहां से कहां तक होता है। 10वां में पढ़े होंगे। चलिए अब हम आपको बताते हैं। यहां पर पहला नोट में आप देख पा रहे होंगे कि प्रायिकता का जो मान होता है वह होता है 0 से लेके 1 तक, यानी कि कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है और न ही 0 से छोट हो सकता है। मतलब कहीं पे -1/2 प्रायिकता अगर आपको दिखाई दे रहा है तो समझिए वह गलत है। ठीक है, वो प्रायिकता हो नहीं सकता है, संभव नहीं है। और कहीं पे आपको अगर आप दिखाई दे दिया 3/2 तो ये भी प्रायिकता नहीं हो सकता है, क्योंकि 3/2 मतलब 1.5 हो जाएगा। 1 रुपया से तनको ज्यादा नहीं होना चाहिए और न 0 रुपया से तनको कम होना चाहिए। ठीक है, प्रायिकता। दूसरा नोट यह है कि प्रायिकता हाँ प्लस प्रायिकता न का मान 1 होता है। मतलब प्रायिकता हाँ प्लस प्रायिकता न, डैश का मतलब होता है नॉट है। ठीक है, नॉट कहने का मतलब नहीं, तो हाँ प्लस न की प्रायिकता 1 होता है। इसी से आप 9 के प्रायिकता भी निकाल सकते हैं। जैसे 9 का निकालना हो तो 1 में से आप हाँ घटा लीजिएगा। ये कब काम करता है, जैसे राम और श्याम मैच खेलता है, राम के जीतने की प्रायिकता जो है 0 पॉइंट ऐसे दिया हुआ है 0.25 है। ठीक है, राम के मैच जीतने की प्रायिकता 0.25 है। तो बताइए राम के हारने की प्रायिकता कितना होगा। जल्दी से सब लोग कमेंट करके बताइए, तो उसके बाद हम आपको आगे ले चलते हैं। तब तक सब लोग कमेंट करिए, राम के जीतने की प्रायिकता दिया हुआ है तो हारने की प्रायिकता कितना होगा, जल्दी से। उसके बाद थोड़ा सा ये जान लीजिए, ये वाला है पीएस कहने का मतलब श्योर इवेंट। आप सुने होंगे, निश्चित घटना जिसको बोलते हैं। जब भी कोई निश्चित घटना होता है उसका प्रायिकता 1 होता है। 10th क्लास में भी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। उसके बाद ये होता है फाई कहने का मतलब अनिश्चित घटना, जिसको आप नल सेट, इसको एक भी एलिमेंट ना होता उसका प्रायिकता अगर काउंट करें तो 0 आएगा। ठीक है, इसका थोड़ा सा आंसर हम आपको बता देते हैं जो लोग नहीं समझ पाए। याद रखिए हाँ के प्रायिकता दिए हुए 9 का निकालना होता है, 1 में से 0.25 घटा लीजिएगा तो आएगा 1 रुपया में से 25 पैसा घटाएंगे तो ये बचेगा 75 पैसा, यानी 0.75। ये आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 1 रुपया में 100 पैसा होता है ना, 100 पैसा में से 25 पैसा घटा लीजिएगा या भिन्न उनका घटाव बना लीजिए, जैसे मन तैसे बना लीजिए, आंसर उतना ही आएगा। ठीक, अब ले चलते हैं आगे। उसके बाद अब आपका 10वां क्लास तो आपको समझ में आ गया, ये निश्चित घटना था, ये निश्चित घटना और ये अनिश्चित घटना का प्रायिकता। ठीक है, अब ले चलते हैं क्लास 11th में, और ये जो 4 नंबर आपको दिखाई दे रहा है क्लास 11th में ही आप लोग पढ़े होंगे पी ए यूनियन बी बराबर, इस बॉक्स को देखिएगा बढ़िया से, पी ए यूनियन बी बराबर क्या पढ़े थे, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसको याद रखने का तरीका सबसे अच्छा, अगर इधर यूनियन है याद रखिए
तो इधर जाके आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा। लेकिन इसी से हम एक नया फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, ये वाला जो अगला बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला बॉक्स हम निकाल सकते हैं कि अगर हम इंटरसेक्शन को इधर ले आए, ठीक है, ये लेफ्ट साइड अगर इंटरसेक्शन को ले जाए तो राइट साइड चला जाएगा यूनियन, यानी कि ये आपका आ जाएगा नया फॉर्मूला पीए प्लस पीबी माइनस पीए यूनियन बी। ये क्लास 11th में आप लोगों को पढ़े जरूर होंगे। इसमें आप याद रखिए, सीधी सी बात है, यूनियन पूछे तब पीए प्लस पीबी माइनस इंटरसेक्शन, लेकिन अगर इंटरसेक्शन निकालना हो तो आप पीए प्लस पीबी माइनस में यूनियन कर दीजिएगा, ठीक है। इस चारों में से कोई 3 को दे दिया जाएगा आपसे, एक वो ऑब्जेक्टिव निश्चित रूप से ही दोनों फॉर्मूला पे पूछता है, दोनों एक के हैं, कोई भी आप लगा दीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। 4 गो में कोई 3 को दे ले रहेगा, एक वो आपसे पूछेगा, ठीक है। और यह भी याद रखिएगा, कभी कभी आपसे ऐसे लिख के पूछ देता है ए या बी, कहने का मतलब ऐसे लिखिएगा पी ए या बी अगर कहे तो समझिए या मतलब अंग्रेजी वाला ओ आर समझिएगा और हिंदी वाला या समझिएगा, या का मतलब यूनियन समझिएगा। और देखिए इसका मतलब और, ये वाला हिंदी वाला ये और का मतलब आपको इंटरसेक्शन समझना है, और अंग्रेजी वाले स्टूडेंट एंड को हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, यूनियन का मतलब होता है या का मतलब यूनियन, और का मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है। और मतलब हिंदी वाला और, याद रखिएगा, हिंदी इंग्लिश वाला कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद ले चलते हैं आगे। उसके बाद अगला जो आप लोग का बेसिक था क्लास 11th में ही अभी आपको ले चलते हैं, ये क्लास 11th का ही बात है। देखिएगा कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, यानी कि ए और बी परस्पर अपवर्जी घटना कब होता है, ये सब आप 11th में पढ़ेंगे। और हाँ, हम आपको बता दें, यहां से 1 नंबर का सवाल आपसे कई बार पूछे हुए हैं परस्पर अपवर्जी घटना के लिए। तो आपको याद रखना बस 2 गो घटना परस्पर अपवर्जी कब कहा जाता है, जब दोनों में कुछ न मिले। इंटरसेक्शन का मतलब आप लोगों को पता है ना, सिर्फ कॉमन वाला को इंटरसेक्शन बोलते हैं, इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, कॉमन जो मिले से, और जो मिले से हो और न मिले से हो उसको हम लोग यूनियन बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर इंटरसेक्शन है, और ये फाई कहने का मतलब कुछ भी नहीं मिलता है, एक भी एलिमेंट नहीं मिलता है, तब उसको हम लोग परस्पर अपवर्जी घटना बोलते हैं, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसमें आपको हम अभी बेसिक बता रहे हैं, तो आप अच्छा से सुनिए, समझिए, एक एक चीज को समझिएगा, तो आपके आगे वाला जो फॉर्मूला है वो आसानी से समझ में आ जाए। इसी में आपको दूसरा नंबर ऐसे भी बोला जा सकता है कि अगर फाई है, इसका मतलब इसका प्रायिकता जब निकालेंगे, मतलब पहला इसमें प्रोबेबिलिटी लगा देंगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, और फाई, इसका मतलब 0 आंसर आएगा, ठीक है। एक भी एलिमेंट ना रहता, जैसे एक पासा को बीगेंगे, कहेंगे कि हमको 7 आना चाहिए, तो बताइए पासा पर जानते हैं ना, पासा मतलब डाई, डाई पर कभी 7 आता है क्या? कभी नहीं आ सकता है, तो इसलिए उसका प्रायिकता 0। वैसा ही आपको सेंस लगाना। उसके बाद अगर मान लीजिए कि ये देखिए, ये एक नया फॉर्मूला आएगा कब, ये नोट नंबर 3 देखिएगा, ये 3 जो है, ये 3 कब काम करेगा, जब परस्पर अपवर्जी अगर कह रहा है क्वेश्चन में, तब आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, पीए यूनियन बी बराबर पीए प्लस पीबी। इंटरसेक्शन वाला कहां गया भाई, इनमें इंटरसेक्शन होता है ना, ऊपर में हम आपको बताए थे, देखिए थोड़ा सा ऊपर में, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन था ना, तो इंटरसेक्शन का मान तो 0 हो गया, क्योंकि यहाँ बगल में देख लीजिए इंटरसेक्शन का मान ये 2 नंबर से 0 हो गया, तो एगो 0 वाला माइनस में 0 घटाएंगे भी तो इतना ही बचेगा ना। तो आपको याद रखना है कि अगर कभी परस्पर अपवर्जी घटना यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का है, तो ए यूनियन बी बराबर याद रखिएगा पीए प्लस पीबी। बात समझ में आ गया ना। अब इसी में आगे बढ़ते हैं, ये है आपका 6ठा नंबर। कभी ऐसे पूछता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, प्रायिकता ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, मतलब ए पर भी डैश है और बी पर भी डैश है, और यहाँ पे इंटरसेक्शन है। तब आपको करना क्या है, 1 में से, याद रखिए, इसको थोड़ा सा हटा के बताते हैं फिर से, देखिएगा कि अगर इधर इंटरसेक्शन है तो आपको करना क्या है, 1 में से आपको यूनियन घटा देना है, पीए यूनियन। लेकिन यही चीज अगर मान लीजिए इधर में ही आपको दूसरा 7वां नंबर फॉर्मूला देखिएगा, इधर में ही आपका यूनियन है, तो आपको उधर लिखना है इंटरसेक्शन, यानी 1 में से इंटरसेक्शन आपको घटाना है। याद रखने का तरीका समझिएगा कि अगर इधर इंटरसेक्शन है तो उधर यूनियन लिखिएगा 1 माइनस पीए यूनियन बी, और अगर इधर ही यूनियन है तो उधर लिखिएगा 1 माइनस पीए इंटरसेक्शन बी। यानी इस तरह से भी आपको सवाल 13.2 में आप जरूर बनाए होंगे। है ये बेसिक क्लास 11th का ही फॉर्मूला, लेकिन आपको क्वेश्चन जरूर इस पर बनाया गया होगा। 8 नंबर बात करते हैं, कभी कभी ऐसे ही पूछ देता है, कोई दोनों में से ए को डैश रहेगा, जैसे ए पर डैश ना रहेगा और बी पर डैश रहेगा, तब आप क्या करिएगा, या देखिए 9 नंबर देखिए, ए पर ही डैश है, बी पर डैश ना, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला, बस जो है, देखिए है कहने का मतलब उस पर डैश ना लगल रहेगा, ठीक ना। डैश का मतलब आपको समझना है कि 9,
ठीक, तो नॉट है ऐसे, तो ये हाँ है तो हाँ क्या है, पीए है तो पीए में से आपको इंटरसेक्शन घटा लेना है, दोनों का इंटरसेक्शन। यही चीज अगर मान लीजिए बी पर डैश ना रख के ए पर डैश रहता है, जैसे 9 नंबर देखिए ए पर डैश है बी पर 9 है, तो आपको करना है क्या है, बी में से आपको इंटरसेक्शन घटा लेना, इस तरह से याद रखना, ठीक है, यानी कि जो होगा उसमें से आपको इंटरसेक्शन घटा लेना। और हाँ, ये सब फॉर्मूला जो है आपको खुद से एक बार लिख के देखना है, सिर्फ देखना नहीं है, खुद से लिखिएगा तो हमेशा के लिए आपको याद रहेगा और कंफ्यूजन भी आपका दूर हो जाएगा। तो ये सब जो चीज अभी हम आपको बता रहे थे वो सब बेसिक था, यानी कि क्लास 11th का बात था। अब हम आपको ले चलते हैं क्लास 12th में, और जैसे ही आप क्लास 12th में आते हैं तो आपका जो पहला टॉपिक है, क्या लिखा गया भाई, पहला जो टॉपिक है वो है देखिएगा ध्यान से, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी कि सप्रतिबंध प्रायिकता। सप्रतिबंध प्रायिकता का मतलब एगो सवाल जो है ऑब्जेक्ट 2 नंबर वाला सवाल आपसे ऐसा पूछता है, ए बाई बी चाहे ई बाई एफ करके आप देखे होंगे, जैसे यहाँ पर देखिए ए बाई बी लिखल है, ए बाई बी कहे चाहे बी बाई ए कहे, ई बाई एफ कहे चाहे एफ बाई ई कहे, उसको समझ जाइएगा। बटा वाला प्रोबेबिलिटी को हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के नाम से जानते हैं, और इसका फॉर्मूला समझिएगा, बड़ी सस्ता फॉर्मूला है। ए ई बाई एफ अगर है तो बटा में देखिए, बटा में अगर एफ है तो बटा में आपको पी एफ लिखना है, और ऊपर में दोनों का इंटरसेक्शन लिख देना, यानी ई इंटरसेक्शन एफ का प्रायिकता। नहीं समझे होंगे, एक बार फिर से समझिए। इधर ई वाई अगर मान एफ वाई ई रहे तो देखिए पहले बटा में क्या है, ई है तो बटा में आपको पी लिख देना है, और ऊपर में दोनों का इंटरसेक्शन था, ई इंटरसेक्शन एफ कहिए चाहे एफ इंटरसेक्शन ई कहिए, बात एक ही है, ठीक है। जैसे 4 और 6 का लघुत्तम चाहे 6 और 4 का लघुत्तम एक ही चीज होता है ना, जैसे 4 और ऐसे भी 4 और 6 का मौसा और 6 और 4 का मौसा एक ही होता है, वही चीज आपको सेंस लेना है। ई और एफ का है चाहे एफ ई इंटरसेक्शन निकाले, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, तो ये फॉर्मूला आपको ऐसे याद रखना है, जो बटा में है उसको आपको बटा में लिखना है, जैसे यहाँ पर एफ बटा में था तो एफ बटा में, ई बटा में है तो बटा में, और ऊपर में आपको इंटरसेक्शन। जहां पर ये याद रखिएगा जरूर कि पीएफ का मान नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला प्रायिकता का मान 0 नहीं होना चाहिए, 13.1 में आप लोगों को फॉर्मूला जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अब रही बात कि यहां पर कभी कभी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव के लिए आपको बता दें कि पीए जो नीचा वाला मान 0.9 के बराबर कह रहा है, लेकिन कभी कभी कह देगा कि 0 के बराबर है नीचे वाला मान। देखिए इसी तरह से ए बाई बी निकाल सकते हैं, बी बाई ए निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ए बाई बी निकालेंगे तो क्या आएगा, बटा में पी भी रहेगा और ऊपर में ए और बी का इंटरसेक्शन रहेगा। लेकिन अगर कभी कभी नीचे का मान अगर 0 दे दिया जाए तो उस टाइम आप बोलिएगा ए बाई बी जो है वह नॉट डिफाइंड होगा, यानी कि 4 गो जो ऑप्शन आपको दिखेगा नीचे, जैसे याद रखिए 0 है तो वह अपरिभाषित हो जाएगा ना, कोई भी अंक बटा 0 लिखेंगे तो अपरिभाषित यानी कि परिभाषित नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ऑप्शन में आप जरूर याद रखिएगा, ठीक। 0 कहेगा नीचे सब अपरिभाषित, और नीचे अगर 0 ना है तो अच्छी बात है, परिभाषित होगा ही होगा। तो ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कुछ इसमें नोट भी आप याद रख सकते हैं। नोट नंबर 1, कभी ऐसे ही पूछ सकता है ई बाई एफ का डैश, ई डैश का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, ई डैश ई बाई एफ का डैश है, मतलब हाँ में से वही 1 में से आपको हाँ वाला घटा लेना है। जैसे कभी कभी आपको ई बाई एफ का डैश पूछे तो याद रखिएगा 1 में से ई बाई एफ को प्रायिकता घटा लीजिए, जो आएगा उसका डैश का हो जाएगा। और प्रायिकता का मान तो आपको पता है, ई बाई एफ का मान भी कोई भी प्रायिकता कभी भी निकले तो याद रखिएगा उसका मान 0 से 1 तक ही होता है, ना 1 से ज्यादा ना 0 से कम होगा, ठीक। ये तो खैर शुरू में ही आपको बताया है, चाहे वी बाई एफ हो चाहे कोई भी प्रायिकता हो ऐसा ही होगा, ठीक। इसी से दूसरा नोट निकाल सकते हैं, यूनियन वाला, जो अभी आपको यूनियन बताया था ना ऊपर में, यूनियन का क्या फॉर्मूला बताते हैं, ई एफ और इंटरसेक्शन। और अगर बटा में जी लगा दिया जाए, ये जी है, ठीक है, बटा में जी है तो सबके बटा में जी आ जाएगा, मतलब ई बटा जी, एफ बटा जी और ई इंटरसेक्शन एफ बटा जी। खैर ये तो आप बना भी सकते हैं बाद में, ये आपका मेन फॉर्मूला था। ये वाला जो हम आपको एक बार थोड़ा सा कलर चेंज करके बता दें, ये जो आपको बॉक्स में दिखाई दे रहा है सो, और ये बॉक्स में, ठीक है। उसी तरह से ए बाई बी आप निकाल सकते हैं, बी बाई ए निकाल सकते हैं, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है आपका 2 नंबर के लिए ज्यादा काम का है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब देखिए उसके बाद आता है अगला एक्सरसाइज का जो फॉर्मूला है आप लोग का 13.2 में आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक। मल्टीप्लिकेशन यहां पर बोल दीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता का गुणन नियम क्या होता है, तो प्रायिकता का गुणन नियम कहने का मतलब याद रखिएगा,
एक बार में दो गो घटना अगर घटेगा, जैसे अक्सर हम लोग क्या करते थे, एक घटना घटाते थे, लेकिन दो गो या दो गो से ज्यादा घटना तो उसको ऐसे लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। समझिएगा, पहला घटना ए है और दूसरा घटना बी है, तो जैसे पहले घटना ए लिखेंगे और जब फिर बी घटाने जाएंगे ना तो ये कंडीशनल एगो आ जाएगा, बटा में ए लग जाएगा। या हो सकता है कोई स्टूडेंट ऐसे करे, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा मार्कर चेंज, कोई ऐसे करे, पहला घटना बी ए निकालेगा तब जाके ए निकालेगा, तो उसका कंडीशन क्या आ जाएगा कि बी पहले से घटित हो चुका है। इसलिए ये प्रायिकता का आप गुणन नियम है, जो आप लोग एक्सरसाइज अगर बनाएंगे 13.2 तो आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नोट में आप याद रखिएगा, ए इंटरसेक्शन बी जो है वह ऐसे भी आप लिख सकते हैं, बिना इंटरसेक्शन का भी आप लिख सकते हैं, सीधा सीधा ए बी भी लिख सकते हैं। इसका मतलब पहला घटना ए है और दूसरा घटना बी है। ठीक है, इस तरह से जैसे कहेगा कि दो गो ताश की गड्डी में से दो गो पत्ता निकालना है, तब आप समझिएगा पहला घटना और दूसरा घटना, इस तरह से आपको लगाना पड़ेगा। यही तीन गो रहे, जैसे ए बी सी रहे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी रहे, तो पहले लिखिएगा पी ए, तब लिखिएगा बी, तो बटा में ए आ जाएगा, मतलब ए पहले से घटित हो चुका है। फिर आपको क्या है कि सी निकालने जाइएगा तो दो गो घटना घटित हो चुका होगा, ए और एगो बी, इसलिए बटा में ए बी लिखेंगे। ठीक है, तीन गो घटना, उसी तरह से चार गो रहेगा तो आगे बढ़ते जाएगा। याद रखिएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी सी। इसका मतलब पहला घटना, दूसरा घटना और ये है तीसरा घटना, मतलब इवेंट। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जब आप बनाएंगे तो उस टाइम आपको ज्यादा बढ़िया से समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल आपको फॉर्मूला तो याद रखना है। ठीक है, अब आगे ले चलते हैं। यहां से देखिए, ये जो आपको पेज है ये आपका सबसे काम का है, क्योंकि यहां से आपका ऑब्जेक्टिव हूबहू डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, 2 नंबर के लिए भी, आपको 1 नंबर के लिए भी याद रखना है। ये आपसे कई बार पूछे हुए हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये 2022 में भी आपको वो सवाल देखने को ऐसा मिला था, देख लीजिएगा आप लोग। 1 नंबर सवाल क्या है कि ए और बी जो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स कब होता है, यानी स्वतंत्र घटना कब होता है। स्वतंत्र घटना की बात करें तो याद रखिएगा ये वाला बॉक्स का नियम कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वह किसके बराबर होना चाहिए, तो पी ए इंटू पीबी के अगर बराबर आ जाए तब हम उस घटना को बोलते हैं कि वह घटना स्वतंत्र है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी जस्ट आपको बताया इंटरसेक्शन को छोड़कर ए बी भी लिख सकते हैं, तो ये आपका लिखने का तरीका, लेकिन आपको मेन जो है यही बॉक्स वाला आपको याद रखना है, यही वाला बॉक्स आपको याद रखना है। ठीक है, और यही चीज अगर 3 गो इवेंट रहे, जैसे ए बी सी रहे और तब का स्वतंत्र है, तो उसके लिए आपको याद रखिएगा 3 गो रहे तो ऐसे लिखिएगा। ये जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो आप लिखिएगा पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। अगर तीनों का मान बराबर है तीनों का इंटरसेक्शन के, तो समझिएगा कि वह तीनों घटना जो है वह स्वतंत्र है, यानी कि इंडिपेंडेंट है। इसी चीज को ऐसे भी डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, ए बी सी बराबर पी इंटू पी सी। ठीक है, जैसे अब आपको बताया ना शुरू में ही, इंटरसेक्शन को आप हटा के भी ऐसे लिख सकते हैं। तो ये दोनों चीज जरूर याद रखिएगा, 2 गो घटना के लिए कहते हैं ये कंडीशन और 3 गो के लिए था ये कंडीशन। देख लीजिएगा 2022 में दोनों में से कोई एक सवाल आ चुका है, जो नहीं आया है वो 2023 में आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, उसके बाद ले चलते हैं आप आगे। नोट में आप ऐसे याद रखिएगा कि ई और एफ अगर इंडिपेंडेंट है, ई कहिए एफ कहिए चाहे ए और बी कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी घटना आप ले सकते हैं। ई और एफ यहाँ पे अगर स्वतंत्र घटना है तो इसमें 3 गो कंक्लूजन निकाला जाता है, ए बी और सी। मतलब समझिएगा कि ई डैश और एफ भी स्वतंत्र होगा, ई और एफ डैश भी स्वतंत्र होगा, और ई डैश और एफ डैश भी क्या होगा, ऑल्सो इंडिपेंडेंट, मतलब स्वतंत्र होगा। फिर से समझाते हैं, अगर कोई घटना ई और एफ स्वतंत्र है, ठीक है, तब आप 3 कंडीशन बता सकते हैं कि ई डैश और एफ भी स्वतंत्र होगा, ई और एफ डैश भी स्वतंत्र होगा, और ई डैश और एफ डैश भी क्या होगा, स्वतंत्र ही होगा। उससे आपका 2 गो नया फॉर्मूला बनेगा, ये आप याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए खास करके। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए कि पी ए यूनियन बी बराबर, देखिए पी ए यूनियन बी हम आपको 11th वाला भी बेसिक में बताए थे तनका देर पहले, लेकिन आपको यहां पे बताना है इंडिपेंडेंट रहेगा, तब आप ये लिखिएगा पी ए यूनियन बी बराबर 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश। डैश का मतलब आपको बताया है 9, 9 का मतलब आपको शुरू में ही बताए थे कि 9 का प्रायिकता कैसे निकालते हैं, तो 1 में से आपको हाँ घटा लेना, हाँ मतलब समझते हैं पी ई। ठीक है, अब यही चीज तीसरा फॉर्मूला कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का भी हम आपको बैंक में फॉर्मूला बताए हैं थोड़ा देर पहले, लेकिन हम आपको बता दें अगर वो स्वतंत्र है तो आप ऐसे लिख सकते हैं पी ए डैश इंटू पी बी डैश। ठीक है, स्वतंत्र अभी बताए थे ना, स्वतंत्र होने का कंडीशन ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होना चाहिए, तो पी ए इंटू पी बी के बराबर होना चाहिए। अगर ए और बी पहले से स्वतंत्र है, इसका मतलब दोनों पर डैश लगा सकते हैं। ठीक, ये स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट के लिए कंडीशन आपको इतना याद रखना। अब ले चलते हैं आगे, देखिएगा उसके बाद आगे देखेंगे,
थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। अगला जो आप लोग का है 13.3 में दो गो टॉपिक पढ़ना है। पहला जो है वो टोटल थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, क्या टोटल, ऐसे लिख दीजिएगा टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्योरम, ठीक है, यानी संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय है। और एक है आपका ये जो टॉपिक है बेस थ्योरम, यानी कि बेस प्रमेय, जो आप लोग का 13.3 में ही आप लोग का होगा, ठीक है। तो ये समझ लीजिए थोड़ा सा टोटल थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी क्या है कि कोई n गो घटना है, कै गो घटना है, n गो घटना है। एक बार फिर से इसको देखिएगा ध्यान से, E1 है, E2 है, E3 है, डॉट डॉट n गो घटना है, और उस सब का यूनियन निकालेंगे ना तो वह s के बराबर करेगा। किसके बराबर करना चाहिए? s के बराबर करना चाहिए। और उसके साथ एक नया कोई घटना होगा, उसका नाम a है, और a इज एनी इवेंट, मतलब a कोई अन्य घटना है। और तब अगर आपसे पूछे Pa का प्रायिकता, किसका प्रायिकता? Pa का प्रायिकता, तो उसको हम लोग टोटल थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी के नाम से जानते हैं। और इसका फॉर्मूला जो होता है सिग्मा PEI इंटू PA/EI। आई मतलब याद रखिएगा आई का मान 1 से लेके आपको n तक इसमें बैठा देना। इसको थोड़ा सा हम बैठा के बताते हैं, वो मेन आप याद रखिएगा। जैसे PA बराबर टोटल इसका प्रायिकता है, जैसे घटना जो है E के साथ घट सकता है, मतलब यहाँ कै गो घटना था, n गो घटना था ना, ध्यान से देखिएगा n गो आपको बताया गया था। तो ऐसे लिखिएगा PE1 इंटू A/E1 पहला। फिर देखिए सिग्मा का मतलब आप लोग जानते हैं ना कि जोड़ होता है, तो सिग्मा का मतलब जोड़ है, तो फिर प्लस का साइन दीजिएगा। अब फिर क्या लिखेगा, यहाँ E1 हो चुका था, अब लिखेगा E2 यानी PE2 इंटू A/E2। फिर अगर अगला लिखेगा तो क्या लिख सकते हैं, जल्दी से कमेंट करिए। तो फिर अगला अगर लिखते तो क्या होता, PE3 इंटू A/E3। उसी तरह से डॉट 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 आगे बढ़ेगा। अगर हम यहाँ पर PEN लिखेंगे तो क्या होगा, A/EN। अगर ये कै गो घटना था, n गो घटना था। अगर आपके पास घटना मतलब इवेंट अगर 2 गो रहता तो बस आपको यहां तक ही 2 गो टर्म आपको लिख देना था। 3 गो इवेंट हो तो 3 तक जाइएगा, 4 गो रहता 4 तक, और अगर 5 गो है तो 5 तक, n गो है तब जाके आपको n तक लिखना था। ये क्या है, टोटल थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, यानी संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय, ठीक है। ऐसे इसी से आपका एक नया बनता है बेस थ्योरम। ध्यान से देखिएगा, बेस प्रमेय में 5 नंबर का सवाल पहले पूछता था, अभी तो आपका पूछता नहीं है। अभी जो है आपका 13.4 और 5 में 5 नंबर यह पकड़ा है, ठीक है। तो समझिएगा बेस थ्योरम क्या है, बेस प्रमेय क्या है, थोड़ा सा समझिए। उसी तरह से n गो पहले घटना है, सब का यूनियन निकालेंगे तो s के बराबर करेगा, और a एक नया कोई घटना है, सेम टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी जैसा ही, ठीक है। और तब अगर आपसे कोई पूछ दे EI/A, EI कहने का मतलब ऐसे रह सकता है, जैसे हो सकता है कि E1/A पूछ दे, या हो सकता है कि E2/A पूछते अगर 2 गो घटना है, तब आप समझिएगा इसको हम लोग बेस थ्योरम के नाम से जानते हैं, ठीक है। और बेस प्रमेय का फॉर्मूला होता है, पहले याद रखिए यहाँ पे जो टर्म है आई है, तो ऊपर में PEI इंटू A/EI। आई का मान आप समझते हैं 1 से लेके n तक हो सकता है। और नीचे में क्या है, सिग्मा। सिग्मा मतलब जो ऊपर में आपको टोटल प्रोबेबिलिटी लिखे थे ये वाला, आपको ये जो दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा मार्कर को चेंज करके बताते हैं, ये जो आपको बॉक्स पूरा दिखाई दे रहा है ये PA, ये पूरा मान लिखाना होगा। यानी कि नीचे जो ये बॉक्स बनाए थे ना अभी तनका देर पहले, ये PA का मान आपको नीचे में PA का मान यहाँ पे लिखना है, ये इसीलिए हम यहाँ पे सिग्मा सेम चीज आपको उतार दिए। इसका मतलब यही है P1 मतलब E1 से लेके n तक। जैसे देख लीजिए एक बार फिर से, इस बात को पूरा बढ़िया से समझ लीजिए। ये जो बड़ा वाला बॉक्स है ना, ये आपका मेन फॉर्मूला है बेस थ्योरम का। अगर E1/A पूछे, EI/A, आई कहने का मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इस तरह से, ठीक है। बाई A पूछे तो आप लिखिएगा, यहाँ अगर I है तो यहाँ पर भी आप I लिखिएगा, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, ऐसे, ठीक है। तो यानी PEI इंटू PA/EI। और नीचे में आपको 1 से लेके और n तक जाना है, जैसे आपको शुरू में बताते PE1 इंटू A/E1 प्लस PE2 इंटू A/E2 प्लस इसी तरह से PE3 A/E3 डॉट 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 PEN, ये क्या है, n है, और इंटू A/EN यहाँ पर लिखिएगा, क्या लिखिएगा, EN, क्योंकि n तक जाया है तो इसको लिखिएगा PEN इंटू PA/E1, क्योंकि n गो टर्म है इसलिए n तक आपको जाना है, ठीक है। लेकिन इसी में अगर आपसे कभी कभी ऐसे पूछ दे, 2 गो घटना रहे, आपसे पूछे, जैसे इसी फॉर्मूला पर आपको बनाना पड़ सकता है नोट में, आप एग्जाम्पल के रूप में आप इस बात को समझ लीजिए। कभी कभी आपसे ऐसे पूछे, देखिए E1/A पूछता तो क्या करिएगा, याद रखिए यहाँ पे क्या है, 1 है तो याद रखिए ऊपर में आपको 1 1 लिखना है, ऐसे P1 इंटू A/E1 ऊपर में लिख देना। अगर 2 गो इवेंट है, 2 गो घटना है, तो आपको नीचा में 2 तक जाना है। देखिए ठीक से, इसको नीचा में कै तक जाना है, 2 तक, मतलब E1 से स्टार्ट करिएगा, P1 इंटू A/E1 प्लस P2 इंटू A/E2, ऐसे इसको उलट पुलट भी कर सकते हैं क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, 1 से 2 तक जाना। लेकिन कभी कभी ऐसे पूछे E2/A अगर पूछे, ये पूछेगा क्वेश्चन जब आप बनाए होंगे 13.3, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। E2/A पूछे तब
अगर 2 पूछे तो आपको ऊपर में 2 ही लिखना है, ठीक है, E2, और नीचा में आपको 1 से लेके 2 तक। अगर 2 गो इवेंट है तो 2 तक नीचा में जाइएगा, अगर 3 गो है तो आपको प्लस में एक और E3 इंटू A/3 भी लिखना पड़ेगा। जय वो इवेंट है तय तक आपको नीचे जाना है, और ऊपर में जो पूछे आपको ऊपर में वही चीज रखना है, ठीक है। तो इस तरह से एक बार खुद से एक बार लिख के देख लीजिएगा, अगर 3 गो इवेंट होता, अगर E3/A पूछता और 3 गो इवेंट होता तो क्या होता, तो नीचा में 3 तक जाते और ऊपर में आपको E3 और इंटू A/E3 आपको लिखना पड़ता। नीचा में कै तक, 3 तक, 3 गो इवेंट रहे तब, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए होंगे 13 खास करके 3 के लिए। अब आपको ले चलते हैं 13.4 की तरफ। देखिए 13.5 5 गो एक्सरसाइज है, जैसा कि आपको पता ही है, थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी में ज्यादा फॉर्मूला है, लेकिन एक एक चीज को अगर आप समझेंगे तो हमें उम्मीद है कि आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पे आपको और से देखेंगे रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यही से आपका 5 नंबर वाला सवाल 2 नंबर वाला सवाल पकड़ाएगा, ठीक है। समझिएगा ध्यान से 13.4 यानी कि यादृच्छिक चर और उसका प्रायिकता बंटन। तो समझिएगा ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है ना, माद मादिका जब निकालना सीखे होंगे तो उसमें आपको बॉक्स ऐसा खूब निकालना सीखे होंगे, है ना। तो यहां पर देखिएगा ये जो कैपिटल एक्स है, ये कैपिटल एक्स को ही हम लोग यादृच्छिक चर के नाम से जानते हैं, यानी रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। यानी इसका मान क्या हो सकता है, x1 हो सकता है, x2 हो सकता है, ये अभी माना गया है .xn। मतलब कि जब भी हम कोई मैच खेलते हैं तो बताइए, तो अगर हम 2 गो मैच खेले हैं, कै गो मैच खेले हैं, 2 गो मैच खेले हैं, तो कै गो मैच हम लोग जीत सकते हैं, क्या क्या चांस बनता है, जल्दी से कोई लड़का कमेंट करके बताओ तो क्या क्या चांस बनता है जीतने का, ठीक है, कितना कितना नंबर हो सकता है, ये कमेंट करना है आप लोगों को। तब तक हम इसको समझाते हैं, जल्दी से कमेंट करिए फिर हम आपको बताएंगे। ये देखिए x1 है, मान लीजिए यहाँ पे ये x1 x2 इस तरह से xn रहेगा, और इसका संगत प्रायिकता को p1, संगत प्रायिकता को p2, इस तरह से डॉट 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 pn बोलेंगे। pn ये p1 px कहने का मतलब x का प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये नीचे में ये बॉक्स के आपको ऐसे बना देना है और आपको छोड़ देना। थोड़ा सा बता देते हैं, x मतलब रैंडम वेरिएबल, अगर 2 गो मैच अगर आप खेलते हैं तो हो सकता है कि एक गो मैच नहीं जीतिएगा, सब के सब हार जाइएगा, हो सकता है एगो मैच जीतिएगा, हो सकता है दोनों के दोनों मैच आप जीत सकते हैं, यानी 0 से लेके 2 तक कंडीशन जाएगा, 0 1 2, ठीक है। अगर यही 3 गो मैच खेला जाता तो बताइए क्या कंडीशन हो सकता था, तो हो सकता था 0 1 2 और 3। 4 गो खेले तो 0 से 4 तक, 5 गो खेले तो 0 से 5 तक, यही कंडीशन हो सकता है ना, क्योंकि उससे तो ज्यादा आप जीत नहीं सकते, ऐसे आपको समझना है, ठीक है। इसमें आप नोट में याद रखिएगा, पहला कि ये देखिए, ये जो प्रायिकता बंटन कभी भी आपसे दिखे, आपको प्रायिकता बंटन, तो आपको याद रखना है कि ये जो नीचे वाला प्रायिकता है ना, इस सब प्रायिकता को जोड़ेंगे ना तो वह 1 के बराबर आना चाहिए, और अगर क्वेश्चन दिए हुए तो निश्चित रूप से वो 1 के बराबर आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है कि सिग्मा px का मान आपको किसके बराबर लिखना है, 1 के बराबर लिखना है, और अगर 1 के बराबर नहीं आता है तो वो प्रायिकता बंटन ही नहीं है, वह गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप याद रखेंगे सारा प्रायिकता को जोड़ेंगे तो वह कै के बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक। और इसका माध्य आपसे पूछता है, यहीं से आपका 5 नंबर सवाल बनता है। ऐसे बॉक्स में आपको दिए हुए रहे, चाहे बॉक्स आपको बनाना भी पड़ सकता है, तो माध्य या एक्सपेक्टेशन, जिसको प्रत्याशा के नाम से जानते हैं, माध्य कहे या प्रत्याशा कहे, आप एक के नाम याद रखिए, एक ही चीज याद रखना है, यानी कि अंग्रेजी में मीन कहे चाहे एक्सपेक्टेशन कहे, आपको वही याद रखना है। तो इसको ये देखिए म्यू से डिनोट करते हैं या EX भी बोलते हैं इसको, ठीक है। माध्य को क्या बोलते हैं, EX कहिए चाहे म्यू से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा xi इंटू पी आई। मतलब समझ लीजिए थोड़ा सा, ये जो आपको थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, ये सब हटा दीजिए, देखिएगा ध्यान से, ये जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा था ना अभी, इसको सामना सामने आपको गुना कर देना है, ऐसे सामना सामने गुना करके, जैसे x1 में p1 से, x2 में p2 से, और इस तरह से रहेगा, जो उसके सामने आपको गुना करके सबको सिग्मा का मतलब जोड़ देना है, तो वो आपका माध्य यानी कि प्रत्याशा आएगा। जैसे इस तरह से अभी आप समझ सकते हैं, x1 p1 प्लस x2 p2 और प्लस डॉट 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 प्लस xn pn, ये फॉर्मूला भी आप समझ सकते हैं माध्य का। सामने सामने बस आपको गुना करके जोड़ देना है तो आपका माध्य आंसर आएगा। लेकिन इसी में आपका एक नया बढ़ा देता है वेरिएंस यानी कि प्रसरण। तो प्रसरण बढ़ाएगा तो बॉक्सा तो आपको वैसा ही रहेगा, प्रसरण में थोड़ा सा देख लीजिए, इसको हम लोग छोटका सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा xi का स्क्वायर इंटू पी आई। समझिएगा, पी आई मतलब 1 2 3 ऐसे करके
1 रखेंगे तो P1 बनेगा, 2 रखेंगे तो P2, 3 ऐसे 4 आगे जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर करने का मतलब इसका आपको स्क्वायर करना है। ये जो नंबर आपको शुरू में दिखाई दिया था x1 x2 x3 x4 ऐसे करके, इस सबको स्क्वायर करके तब आपको इसके सामने सामने गुना करना है। ठीक है, और यहाँ पे ये मान आएगा और उसके बाद ये जो म्यू आपको समझ में आया, शुरू में आपको ये माध्य निकालना और सामने सामने गुना करके जो जोड़ देते हैं वो माध्य होता है, तो उसमें से इसको घटाइएगा तो वो आंसर आपका प्रसरण आएगा। क्वेश्चन पर देखेंगे तो आपको बनाने में बढ़िया से समझ में आएगा। फॉर्मूला आपको इस तरह से याद रखना है, माध्य पूछे तो बस खाली सामने सामने गुना करके जोड़ देना है। प्रसरण यानी प्रत्याशा पूछे जिसको सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, इसका ये फॉर्मूला होता है। इस बार थोड़ा सा ये हटा दीजिए, बढ़िया से देख लीजिए ये फॉर्मूला एक बार कि सिग्मा xi का स्क्वायर इंटू पी आई माइनस म्यू, म्यू मतलब माध्य का होल स्क्वायर। यही में एगो नया फॉर्मूला पूछता है स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन भी आप लोगों से पूछता है। तो जब भी अब कभी आपसे मानक विचलन पूछे तो याद रखिएगा मानक विचलन का क्या होता है, वेरिएंस यानी कि प्रसरण का रूट अंडर। यानी कि मानक विचलन पूछे तब चाहे प्रसरण पूछे तब आपको प्रसरण निकालना ही पड़ेगा। जो प्रसरण का आंसर आएगा मतलब वेरिएंस का जो आंसर आएगा उसका वर्गमूल आपको निकाल देना है, वही आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। मतलब मान लीजिए प्रसरण का मान ना आ गया 16, क्या आया 16, तो बताइए इसका मानक विचलन क्या होगा, रूट अंडर 16 ऐसे, इसका मतलब 4 इसका आंसर आएगा। ठीक है, जब कोई भी अंक है उसका वर्गमूल आपको निकाल देना है, वही आपका आंसर आएगा। ठीक, अब ले चलते हैं आगे। तो खैर ये तो हो गया बक्सा के लिए, माध्य के लिए और प्रत्याशा और मानक विचलन के लिए। तो ये इसी में से आपका 5 नंबर वाला सवाल पूछेगा। ठीक है, माध्य पूछ सकता है या प्रसरण पूछ सकता है या मानक विचलन पूछ सकता है। ठीक, अब ले चलते हैं आगे। एक और टॉपिक है जो आप लोगों को लास्टली पढ़ना है, 13 एक बार देख लीजिए बढ़िया से, 13.5 यानी कि 13.5 में पढ़ना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यानी द्विपद बंटन। यहां से आपका 2 नंबर का सवाल तो निश्चित रूप से आएगा ही। देखिएगा ध्यान से कि px का मान समझिएगा ध्यान से, px बराबर क्या होता है, ncx इंटू q के पावर n माइनस x इंटू p के पावर x। समझिएगा ध्यान से इसका फॉर्मूला, px बराबर क्या होता है, एक बार फिर से देखिएगा, ncx इंटू क्यू के पावर n माइनस एक्स इंटू पी के पावर x। अब समझिए n क्या है, x क्या है। n कहने का मतलब जब भी हम यहाँ पर आपको एक चीज समझना, बर्नौली ट्रायल, जैसे एक सिक्का को अगर 20 बार बीगे, 10 बार बीगे, 15 बार बीगे, तो समझ जाइएगा कि यही फॉर्मूला आपको लगाना है, px बराबर लिख देना है। ठीक है, तो ये px बराबर, एक बार फिर से इसको मिटाकर लिख देते हैं। देखिएगा ध्यान से, एक बार फिर से इसको थोड़ा सा मार्कर चेंज करके समझा देते हैं, क्योंकि ये से आपका ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर वाला सवाल निश्चित रूप से आएगा ही आएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसे ही आपको कैसे समझ में आएगा कि यही फॉर्मूला था, इतना याद रखिएगा, 10 बार सिक्का को बीगे, 20 बार बीगे, समझ जाइएगा कि आपको यही लगाना है, px बराबर ncx q के पावर n माइनस एक्स p के पावर x। जहां पर ये जो x है ना, x का मान 0 से लेके n तक हो सकता है, कई वो आपसे पूछ सकता है। 10 बार बीगे तो कहेगा 10 बार पूछ सकता है, या 4 बार कहेगा सिक्का हेड आने की प्रायिकता, 4 बार टेल आने की प्रायिकता, ऐसे आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो उसमें क्या है, p क्या है भाई, q क्या है समझ लीजिए थोड़ा सा। p को हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बोलते हैं यानी सफलता की प्रायिकता। Q क्या है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर यानी कि असफलता की प्रायिकता। यानी कि सबसे पहले आपको निकालना क्या होगा, P का मान निकालना होगा, Q का मान निकालना होगा, क्योंकि यहाँ देखिए P और Q है तो P Q का मान रखना होगा। और X क्या है, यानी कि X जितना भी आपसे पूछे, 10 बार बीगा है तो वो n का मान 10 हो जाएगा। एक सिक्का को अगर 10 बार बीगे तो n का मान 10, और 10 में से कहे कि हमको 8 बार चाहिए तो समझिएगा x का मान आपका 8 है। और क्या चाहिए, जो सफलता होगा उसको P से डिनोट करेंगे, जो असफलता होगा उसको Q से। जैसे अगर कहे हेड 10 बार, 10 एक सिक्का को 10 बार बीगे, 8 बार हमको हेड चाहिए, तो हेड आने का प्रायिकता जो है वो आपका P का मान हो जाएगा, मतलब सफलता। बताइए तो हेड आने की प्रायिकता क्या होता है, एक बार कोई भी सिक्का को अगर हम बीगते हैं तो हेड आने की प्रायिकता क्या होता है, कमेंट करिए तो जल्दी से, सब लोग जल्दी से कमेंट करिए। अब आप लोग का फॉर्मूला समाप्त ही होने वाला है, जल्दी से कमेंट करिए। एक सिक्का को एक बार उछालेंगे, हेड आने की प्रायिकता क्या होगा, सबको पता है 1/2 होता है, तो यानी P का मान 1/2 आएगा। तो Q का मान बताइए, हेड न आने की प्रायिकता भी तो 1/2 ही होगा, क्योंकि टेल आने की प्रायिकता 1/2। तो ऐसे आप नोट में याद रखिएगा कि कभी भी अगर आपको P, देखिए ये भी याद रखिएगा, हाँ ये P प्लस Q का मान 1 के बराबर होता है, यानी P सक्सेस की प्रायिकता और ये फेलियर की प्रायिकता 1। इससे क्या है, Q का मान आपको निकालने में फायदा करेगा कि 1 माइनस P निकाल लीजिएगा। मतलब P का मान अगर दे दिया जाए और आपसे Q पूछे तो 1 में से आप घटा लीजिएगा, या Q का मान ही दे दिया जाए, P का मान निकालना हो तो ई वाला फॉर्मूला लगा के P बराबर 1 माइनस Q करके निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो ये आप याद जरूर रखेंगे। ठीक है, इसमें आपको P का मान निकल जाएगा, Q का मान निकल जाएगा, X मतलब जय को पूछे तय रखिएगा, और N मतलब जितना बार उछाले उतना रख के इसको परम्यूटेशन पर आपको मान थोड़ा सा कॉम्बिनेशन पर निकालना होगा, जो हम आपको कई बार बताए भी होंगे।
ठीक है। अब लास्टली जो आप लोग का टर्म है वो थोड़ा सा देख लीजिए, ये है आपका लास्ट ऑब्जेक्टिव के लिए। ये खैर ऐसा सवाल तो पूछता नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या जाने भगवान भरोसे पूछ देता है, बिहार बोर्ड है। मीन पूछ दे, कभी कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आप बना सकते हैं। याद रखिएगा एनपी, बस एनपी। एन क्या है, तो एक सिक्का को 20 बार दीगा तो समझिएगा एन का मान 20। और पी क्या है, तो अभी जस्ट आपको बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ऊपर में देख लीजिए एक बार ध्यान से, ये देखिए पी बताया गया ना यहाँ पे, एक बार मार्कर को चेंज, ये देखिए ये आपको पी जो बताया गया, पी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी सफलता। अगर हेड पूछे तो वो सफलता हो जाएगा, टेल पूछे तो टेल वाला सफलता हो जाएगा। तो एन में पी से गुना कर देना। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि एक सिक्का को 20 बार बीगा गया है, क्लियर है, और आपसे कहा जाए कि इसका माध्य बताइए, हेड आने की प्रायिकता का माध्य बताइए, तो क्या होगा, तो सोच लीजिए 20 गुने और प्रायिकता हेड आने की प्रायिकता क्या होता है, 1/2 गुना उना कर दीजिए तो आपका बस 10 आंसर आएगा। माध्य एक बार निकाल के चेक कर सकते हैं, ठीक है, पूरा डिटेल्स में भी, ठीक। और यही अगर प्रसरण पूछे यानी कि वेरिएंस पूछे तो बस इसका फॉर्मूला क्या होगा, एन पी क्यू, एन इंटू पी क्यू। एन मतलब जय बार उछाला 100, पी मतलब और क्यू का मान आप निकाल ही सकते हैं, गुना करिए आपका आंसर आ जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए खास करके। इसी में अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन पूछे तो बस इस प्रसरण का वर्गमूल निकाल दीजिए, यानी जो आंसर प्रसरण का आएगा उसका वर्गमूल निकाल दीजिए, वो आपका मानक विचलन आएगा। ये तो हम आपको शुरू में भी बताए थे, ठीक है। लास्टली आपको एक नोट याद रखना है, यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ लीजिए बेहतर ढंग से। ये देखिएगा कभी कभी आपसे कभी ऐसा पूछ देता है, आप देखेंगे जब 13.5 बनाएंगे ना तो आपको ऐसे देखने को मिल सकता है कि x का मान बड़ा या बराबर 1 है, x का मान बड़ा या बराबर 2 है, ऐसे करके आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है, कम से कम या ज्यादा से ज्यादा ऐसे। तो इसका थोड़ा सा नियम बता देते हैं कि अगर x का मान 1 से बड़ा या बराबर रहे तो इसका मतलब समझना है 1 से लेके आगे तक जा सकता है। तो आगे तक कहां से, 1 2 3 डॉट 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 कहां तक जाएगा, n बार, यानी जितना बार उछाले वहां तक जाएगा। तो इतना का मान न निकाल के आप क्या करिएगा, इसमें बताइए कभी कमी क्या है। इसमें कमी एगो जीरो वाला है, क्योंकि जीरो वाला प्रायिकता नहीं है, क्योंकि याद रखिए कभी भी प्रायिकता होगा तो जीरो से लेके एन तक जाएगा, ठीक है। तो जीरो वाला ना है तो आप क्या करिएगा, एक में से जीरो वाला घटा लीजिएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा रहा है, जैसे यहाँ देखिए एक्स का मान अगर 2 या 2 से बड़ा रहा है, मतलब 2 से लेके एन तक गया, तो बताइए इसमें कमी क्या है, तो एगो कमी है P0 वाला और एगो कमी है P1 वाला, यानी एक में से आपको 0 और 1 वाला घटा लेना। सोचिए अगर यहाँ पर x बड़ा या बराबर 3 रहता तब आप क्या करते, तो 1 में से 0 वाला 1 वाला और 2 वाला घटा लेते। जहां पर याद रखिएगा n क्या है, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स यानी परीक्षणों की संख्या है, एक सिक्का को कितना बार बीग रहा है ये आपको n बताएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको बात समझ में आया होगा। थोड़ा सा फॉर्मूला ज्यादा लगा होगा तो आप लोग हदरिएगा नहीं, एक बार इसको 2-3 बार इसको जरूर सुनिएगा, देखिएगा, एक आध बार लिख के भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि अभी से भी आप लिखिएगा 10-15 मिनट में आप आराम से इसको लिख पाएंगे। लिखने से आपको आधा याद हो जाएगा, 1-2 बार देख लीजिएगा तो हमेशा के लिए तो आपको याद हो ही जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में हम आप लोगों से एक छोटा सा सवाल भी पूछ लेते हैं, इसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट करके बता देना है। सवाल ये है, ध्यान से देखिएगा, जो अभी हम आपको बताए ही थे, इसका मान बता देना है कि ए और बी, देखिएगा ध्यान से, ए और बी स्वतंत्र घटना कब होता है, ठीक है। स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट इवेंट कब होता है, इसका कंडीशन जो है आपको बता देना, ठीक है। कंडीशन जो भी होता है कमेंट करके हमें बताना है। तो आज के अंक को यही समाप्त कर देते हैं, फार्मूला का सीरीज आप लोगों का समाप्त हो गया है। अब आप लोगों का कल जो है इंटीग्रेशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, उसके बाद हम आपको फिर फॉर्मूला का टेस्ट लेकर आएंगे, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव 2 नंबर वाला, 5 नंबर वाला सारा क्वेश्चन लेकर आएंगे। चलिए तो आज के अंक को यहीं समाप्त कर देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। लाइक शेयर जरूर करिएगा।